केजीएस के ऑफिशियल ऐप पर मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीएसपी, और डीपीएसपी कवर करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 44 तक देखा था। आज हम लोग बात करेंगे पहले आर्टिकल 45, 46, 47, 48, 49, 50 एंड 51। देन हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 बात करता है प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन of children up to age of 6 years। यानी ये बात करता है बचपन की सुरक्षा, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर का, और साथ ही साथ जो 6 वर्ष तक के बच्चों को मतलब क्या करना, एजुकेशन प्रोवाइड करने के से संबंधित ये प्रावधान है। एक्चुअली याद रखिएगा क्या होता है कि सबसे पहले मतलब यहां पर क्या होता है ना, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 था, आप लोग जानते हैं, उसके द्वारा हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, आर्टिकल 21 कैपिटल ए, जिसमें प्रोविजन था राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार का, जिसमें यह प्रावधान था, यह प्रावधान है अभी भी, कि हर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। ठीक, यह प्रोविजन था। अब 86वें संविधान संशोधन से पहले यहां पर क्या था प्रावधान? यहां पर प्रावधान था प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर। पहले यहां पर 14 ईयर हुआ करता था, लेकिन जब आप समझो कि अगर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है, उसे जब फंडामेंटल राइट बना दिया गया, तो यहां पर 14 ईयर का कोई मतलब नहीं था। यहां पर 14 ईयर का कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहां पर क्या हो गया, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, याद रखिएगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसमें संशोधन हुआ, के द्वारा 14 वर्ष को 6 वर्ष से बदल दिया गया। 14 वर्ष को 6 वर्ष से बदल दिया गया। यानी कि यहां पर पहले क्या हुआ करता था, 14 वर्ष, लेकिन उसे क्या कर दिया गया, 6 ईयर कर दिया गया घटा करके, क्योंकि आप जानते हैं 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 कैपिटल ए जोड़ा गया था, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, जिसमें यह प्रोविजन था कि हर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्टेट क्या करेगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। इसमें यह कहा गया है कि स्टेट शुड एंडेवर टू प्रमोट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 ईयर। इसी के तहत आप देखते हैं जो गांव है, गांव सब में जो आप आंगनबाड़ी केंद्र देखते हैं, उसका जो स्थापना होता है, वहां पर जो बच्चे खेलते हैं, वो जो उनका अर्ली जो मतलब चाइल्डहुड केयर होता है, जो उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो किस प्रोविजन को लागू करने के लिए है, वो इसी आर्टिकल 46 का मतलब आर्टिकल 45 के प्रोविजन को लागू करने के लिए। यानी इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहां पर, आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं वो इसी आर्टिकल को लागू करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 45। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 46 की। आर्टिकल 46 क्या कहता है? यह कहता है स्टेट शुड प्रमोट इकोनॉमिक एंड educational interest of state should promote economic and educational interest of SC
ST and other weaker section ये कहता है कि राज्य, हिंदी में लिख लीजिएगा राज्य, SC ST तथा अन्य पिछड़े वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षिक हितों को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। यानी उसके इंटरेस्ट जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट है उसको क्या करेगी, प्रमोट करेगी। इसी के तहत आप जानते हैं SCs STs को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। कई चीज़ों में उनको जो मतलब क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। चाहे अगर बात करें हम कई जगह पर फी में छूट दी जाती है, कई जगह पर आप देखते हैं फॉर्म भरने में छूट दी जाती है, कई जगह पर उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रदान किया जाता है, सरकार के द्वारा इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रदान किया जाता है। जैसे बिहार गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, उनके द्वारा एक आप जानते हैं बिहार सरकार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना नामक ऐसी कुछ योजना चलाई जाती है, जिसके द्वारा वहां पर जो SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनको BPSC के प्रीलिम्स परीक्षा पास करने पर कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। ये किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 46 को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, ड्यूटी ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 47 को समझते हैं। आर्टिकल 47 कहता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज न्यूट्रिशन इन पीपल, level of nutrition, to raise level of nutrition in people, standard of living and improve public health एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। यानी आर्टिकल 47 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो राज्य है लोगों में पोषण के स्तर को बढ़ावा दे, उसके जीवन के स्तर को, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो जीवन का स्तर है, जीने का जो स्तर है, उसको बढ़ावा दे, और साथ ही साथ लोगों के हेल्थ को प्रमोट करे, स्वास्थ्य को बढ़ावा दे। कैसे? इसके लिए आप जानते हैं कि लोगों के अंदर जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों में लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील योजना कार्यक्रम चलाया जाता है ना। प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, जिसके तहत आपका मुफ्त में मतलब कम दाम पर अनाज दिया जाता है। इसके तहत जो मतलब आपका कई स्टेट देखते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने राज्य में नशीले पदार्थों को क्या कर देते हैं, प्रोहिबिट कर देते हैं। बिहार ने भी अपने राज्य में जो मतलब अल्कोहल है उसको प्रोहिबिट किया हुआ है, शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किया हुआ है। तो ये जो किया जाता है वो किस प्रोविजन को लागू करने के लिए, इसी आर्टिकल 47 के प्रोविजन को लागू करने के लिए किया जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ये है हमारा आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 की बात करते हैं। इसके बाद आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच एंड एग्रीकल्चर and animal husbandry। यानी कृषि एवं पशुपालन में, कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या करना, बढ़ावा देना। कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। जो आपका एग्रीकल्चर है उसमें जितना हो सके साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा दिया जाए।
जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें जितना हो सके साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही साथ जो आपके दुधारू पशु हैं, जो बछड़े हैं, है ना, उनके हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये भी बात करी गई है किसमें, आर्टिकल 48 में। जो दुधारू पशु हैं, जो कैटल्स हैं, जो मिल्सेस हैं, यानी कि जो गाय के बछड़े हैं, भैंस के बच्चे हैं, उनके मतलब हत्या पर क्या किया जाए, रोक लगाया जाए, है ना। ये सारी बातें किसमें करी गई है, ये सारी बातें करी गई है आपके आर्टिकल 48 में। इसके बाद की बात करते हैं आर्टिकल 48 कैपिटल ए। आर्टिकल 48 कैपिटल ए ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी ये बात करता है पर्यावरण की सुरक्षा। और याद रखिएगा इसे जो जोड़ा गया आर्टिकल 48 को, 48A को एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। यानी कि ये जो आर्टिकल 48 कैपिटल ए है, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इन्वायरमेंट, यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लिख लीजिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ यानी कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करे। और इस प्रोविजन को कब जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आप देख सकते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे डीपीएसपी में एक आर्टिकल 39 कैपिटल ए जोड़ा गया, जिसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई है। आर्टिकल 43 कैपिटल ए जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट यानी ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई है। और इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसकी भी बात करी गई है। बात समझ में आ रही है। अब इस चीज को देखिए, लागू करने के लिए ये जो आर्टिकल 48 कैपिटल ए है, इसको लागू करने के लिए ऐसे कई सारे कानून बनाए गए हैं। कई सारे कानून पहले से भी थे, बाद में भी बनाए गए, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट जो हैं यहां पर लिख दे रहे हैं आपको यहां से, क्योंकि आपसे सवाल बनता है एग्जाम में, जो कि पर्यावरण संरक्षण या फॉरेस्ट कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से संबंधित है। इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, कई बार यहां से सवाल बनते हैं। जैसे सबसे पहला कानून बना, मतलब जो कानून याद रखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जैसे टाइगर के उसको बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ कब, 1973 में। इस तरह 1974 में वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया कब, 1974 में। इसके बाद याद रखिएगा 1980 में बनाया गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 1980 में। इसके बाद याद रखिएगा इसी तरह आपका बनाया गया एयर पॉल्यूशन, यहां से भी फ्रीक्वेंटली आपके पेपर में सवाल बनता है, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट कब बनाया गया, तो याद रखिएगा ये बनाया गया 1981 में। इसी तरह याद रखिएगा आपका बनता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बनता है ये, तो याद रखिएगा ये बनता है 1986 में। इसी तरह आपका बनता है, एक आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना, हाथियों के संरक्षण के लिए कब, 1992 में। इसी तरह आपका बनता है बायो
डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, ये सब किसके लिए है? इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। ये किस अनुच्छेद को लागू कर रहा है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 48 कैपिटल ए को। इसके बाद की बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 49, देन हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 50, देन हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 51, और फिर हम लोग मूव करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज में, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में जो तुलना करेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन नहीं है, कौन से डीपीएसपी के प्रावधानों को फंडामेंटल राइट के ऊपर सुपरियरिटी प्राप्त है, उसको लेकर के कौन कौन से केसेस आए हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आर्टिकल 49 की बात करते हैं। आर्टिकल 49 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा। आप कभी लाल किला जाते होंगे, घूम ताजमहल जाते होंगे, या फिर ऐसे कुतुब मीनार जाते होंगे, ऐसे हिस्टोरिक या जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर आप विजिट करने जाते होंगे, वहां पर देखते हैं वहां पर प्रोटेक्शन के लिए फोर्स होती है। गवर्नमेंट वहां पर क्या करती है? फोर्स मतलब डिप्लॉय करती है, किसके लिए? कि ताकि उसका प्रोटेक्शन हो, उसकी सुरक्षा हो। और अब देखते हैं कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पर सुरक्षा नहीं भी होती है, कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर कोई आपको ऐसा वो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये राज्य की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है वो किस हिस्टोरिक और नेशनल इंपॉर्टेंस को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, इसे नहीं करती है। लेकिन ये जो आप देखते हैं वहां पर जो प्रोटेक्शन दिया जाता है वो किस आर्टिकल को लागू किया जा रहा है? आर्टिकल 49 को लागू किया जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 49 ही बात करता है किसकी? कि स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करे किसे? हिस्टोरिक और नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसे। ठीक, इसके बाद की बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 50, एंड आर्टिकल 50 बात करता है किसकी? आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार आपके एग्जाम में सवाल बनता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये बात करता है किसकी? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है ये क्या रहे? सेपरेट रहे। कार्यपालिका अपना काम करे, उसमें जुडिशियरी किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस ना करे, और जो जुडिशियरी के काम में जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो किसी तरह का इंटरफेरेंस ना करे। लेकिन आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के काम में आकर के इंटरफेरेंस करती है। जैसे मान लीजिए कि कहां पर शराब बिकेगा या कहां पर शराब नहीं बिकेगा, ये किसका काम है डिसाइड करना? एग्जीक्यूटिव का काम है। कार्यपालिका का काम है कि कहां पर शराब बिके, किस जगह पर शराब नहीं बिके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई बार देखते हैं ऑर्डर दे देती है कि हाईवे के इतनी दूरी पर शराब प्रतिबंधित रहेगा। ये क्या है? ये जुडिशियरी का इंटरफेरेंस हो रहा है किसमें? एग्जीक्यूटिव के काम। आर्टिकल 50 कहता है कि जितना हो सके जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर ना करे और एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी के काम में इंटरफेयर ना करे। दोनों का क्या रहे? दोनों के बीच में क्या रहे? सेपरेशन रहे। दोनों के बीच में क्या रहे? पृथक्करण रहे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है।
अब इसके आगे की बात करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 51। यहां से आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है, कई बार, ठीक है। अब आर्टिकल 51 जो है वो क्या कहता है उसे हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 51, तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 51 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद हम लोग मूव करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे। आर्टिकल 51 की जब बात करते हैं सर, इसमें बात की गई है किसकी? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को क्या करना? बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को क्या करना? बढ़ावा देना। कई बार आपसे पूछा जाता है जो हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसीज है उसको सेफ किस आर्टिकल के द्वारा प्रदान किया जाता है, कौन सा आर्टिकल उसे सेफ प्रोवाइड करता है? तो आर्टिकल 51 ये कहता है कि जो स्टेट है ना, बेवजह किसी देश के साथ युद्ध वगैरह ना करे, हमेशा पीस की बात करे। अगर दो देशों के बीच में कहीं मान लीजिए वॉर वगैरह भी हो रहा है तो उसको रुकवाने का काम करे, इंटरनेशनल पीस को, अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रमोट करे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को क्या करे? बढ़ावा दे। और इसलिए पता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया के जो मतलब आर्मी के जो, इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो भी क्या कहते हैं वहां पर जाते हैं। हो सकता है अगर आपका सिलेक्शन मतलब जैसे सिलेक्शन होगा आपको भी हो सकता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कुछ समय के लिए भेजा जाए, क्योंकि इंडिया का जो आर्टिकल 51 है वो बात करता है किसकी? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल यहां पर होगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लेकिन सवाल उठता है आखिर कैसे? इसके अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स, मतलब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस। ये कहता है स्टेट शुड एंडेवर, ये कहता है स्टेट शुड एंडेवर टू प्रमोट, और इसका पहला जो आर्टिकल 51 क्लाउज ए, 51 स्मॉल में है, यहां पर क्लाउज है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी इसका जो पहला क्लाउज है वो क्या कहता है? वो कहता है कि स्टेट जो है वो क्या करे? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करे? बढ़ावा दे। endeavor टू प्रमोट, प्रमोट भी लिख लीजिए, endeavor टू प्रमोट प्रमोट। दूसरा क्या कहता है इसका? आर्टिकल 51 क्लाउज बी, ये कहता है मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, विथ फॉरेन स्टेट, यानी जो विदेशी राज्य हैं उनके साथ एक उचित मतलब जस्ट एंड ऑनरेबल यानी सम्मानजनक संबंध उसके साथ बना कर रखे, ठीक, मेंटेन करे उसे। ऐसा नहीं कि बेवजह एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा है जो इंटरनेशनल ट्रीटी आर्टिकल 51 क्लाउज सी, ये कहता है फॉस्टर एंड रिस्पेक्ट फॉर, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट, जो अंतरराष्ट्रीय संधि है, ट्रीटी, ऑब्लिगेशंस
एंड एग्रीमेंट, यानी जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उसके प्रति सम्मानजनक भाव रखे, उसका पालन करे, foster respect for international treaty, agreement and international obligations। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद अगला है आर्टिकल 51 क्लाउज डी। ये क्या कहता है? आर्टिकल 51 क्लाउज डी ये कहता है इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। encourage settlement of international disputes by arbitration। यानी कि अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो उससे मध्यस्थता के द्वारा, यानी बीच में, जैसे मान लीजिए किसी दो कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट है और अगर इंडिया मान लीजिए उसके बीच में आकर के उन दोनों के बीच समझौता करा दे, उन दोनों के बीच जो डिस्प्यूट है उसको क्या करे? सेटल करा दे। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो? जैसे मान लीजिए आप दो दोस्त लड़ जाते हैं, दो मतलब हैं लोग लड़ जाते हैं, तीसरा आदमी आकर के वहां पर करा, अरे भाई गले मिलो, ये फालतू वाला काहे लड़ रहे हो, झूठ, इससे क्या मिलेगा? दोनों का नुकसान होगा, ये समझा। उसी तरह भारत कहता है कि जो भारत है वो क्या करे, जो अगर कोई दो देश के बीच में कोई डिस्प्यूट है, किसी चीज को लेकर कोई डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है या अन्य कोई डिस्प्यूट है, भारत क्या करे? मध्यस्थता करके, दोनों के बीच में मध्यस्थता करके क्या करे? उस डिस्प्यूट को सेटल करे, उस डिस्प्यूट को क्या करे? समाप्त करे। बात समझ में आ रही है? ये आर्टिकल 51 का क्लाउज ए, क्लाउज बी, क्लाउज सी, क्लाउज डी, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 क्लाउज ए कहता है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 क्लाउज बी क्या कहता है? मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। आर्टिकल 51 सी क्या कहता है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट्स, ऑब्लिगेशंस हैं उसको क्या करे? उसके प्रति सम्मान का भाव रखे, उसका पालन करे। और आर्टिकल 51 क्लाउज डी क्या कहता है कि अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, आर्बिट्रेशन के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा उसको क्या करे? सेटल करने का प्रयास करे। दिस इज ऑल DPSPs जो कि आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे किसकी? नाउ वी विल टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है ना। इसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर देखा गया है कि अल्टरनेट करके आपके हर पेपर में जनरली एक सवाल बन जाता है। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। यानी मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है ये किसमें है? यह है आपका पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। लिया कहां से? अडॉप्टेड फ्रॉम फॉर्मर यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और प्रेजेंट रसिया से। एडेड कब ये जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, क्या ये हमारे मूल संविधान में था? याद रखिएगा, इट इज नॉट प्रेजेंट इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिख लीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट प्रेजेंट इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यह हमारे मूल संविधान में मौजूद नहीं था। इसे कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, इट वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसे कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और याद रखिएगा किसके रिकमेंडेशन पर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सवाल ये उठता है सर, आखिर ये फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, ये मूल कर्तव्य है क्या? क्या ये कोर्ट के द्वारा जस्टिसेबल है? क्या ये सभी के लिए है? क्या ये नॉन सिटीजन्स के लिए भी है? याद रखिएगा, तो इट इज नॉट जस्टिसेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यानी ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसे लागू करने के लिए कानून अगर बनाना है तो इसे लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार, इसे लागू कर सकती है कौन? पार्लियामेंट इसे लागू कर सकती है कानून बना करके, लेकिन इसे कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। याद रखिएगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? नागरिकों के लिए, नॉन सिटीजन के लिए नहीं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू होता है? नागरिकों पर। गैर नागरिकों पर ये लागू नहीं होता, गैर नागरिकों के लिए नहीं है ये। भाई सवाल ये उठता है सर, आखिर व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य आखिर है क्या सर? तो याद रखिएगा, जैसे आपके पेरेंट्स आपको क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ताकि एक बेहतर आप इंसान बन सके, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सके। ठीक। और आप मान लीजिए, समझो इसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स हैं, अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को सारी फैसिलिटीज प्रदान करती है, सारी तरह की सुविधाएं देती है, सारी फैसिलिटीज देती है, ताकि ये जो उनका अच्छी एजुकेशन, अच्छा कपड़ा, अच्छा हेल्थ, सब कुछ का ड्यान रखती है, ताकि वो बच्चा बड़ा होकर के बेहतर एक अच्छा इंसान बन सके। तो इस चाइल्ड का क्या, इस बच्चे का भी अपने पेरेंट के प्रति क्या है? ड्यूटी है। जब उसके माता पिता बूढ़े हो जाएं, जब उनको मतलब केयर की जरूरत हो, ये उसे केयर प्रदान करें, उनको भी सारी सुविधाएं प्रदान करें, उनको भी, उनके भी सभी चीज का ध्यान रखें। लेकिन मान लीजिए अगर कोई बूढ़ा होने पर अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ देता है, केयर नहीं करता है, तो क्या इसको लेकर के कोई सजा का प्रावधान है? नहीं। सेम उसी तरह क्या होता है, जो स्टेट है ना, स्टेट अपने नागरिकों को क्या करती है? फंडामेंटल राइट प्रदान करती है, ताकि उसका इंटायर डेवलपमेंट हो सके, उसका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके नागरिकों का। तो नागरिकों का भी जो है अपने स्टेट के प्रति क्या बनता है? कुछ ड्यूटी बनता है। 1976 में इंदिरा गांधी के सरकार में एक ये मिनिस्टर होते हैं सरदार स्वर्ण सिंह। ये सरदार स्वर्ण सिंह को कहते हैं कि सरदार जी, ये भारत के नागरिक जो है ना, ये अपने राइट्स को लेकर के बड़े जागरूक हैं, इनको अपने राइट्स को लेकर के बड़ा पता है। ये तुरंत किसी भी कोई चीज होता है तुरंत ये कोर्ट में पहुंच जाते हैं। मैं चाहती हूं कि ये जो भारत के नागरिक है ना, ये अपने कर्तव्यों के प्रति भी क्या हो, उतने ही जागरूक। आप सजेस्ट करिए, आप बताइए कि इनके लिए क्या क्या ड्यूटीज होने चाहिए, क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह जी ने यहां पर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया और उन्होंने 8 ड्यूटीज सुझाए कि ये कर्तव्य होने चाहिए। लेकिन याद रखिएगा यहां पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हमारे संविधान में 10 कर्तव्य जोड़े गए। हमारे संविधान में कितने कर्तव्य जोड़े गए? हमारे संविधान में 10 कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन एट प्रेजेंट कितना ड्यूटी है? 11 कर्तव्य हैं वर्तमान में। टोटल कितने ड्यूटीज हैं? 11 ड्यूटीज हैं। याद रखिएगा 11th ड्यूटी
was added by 86th Constitutional Amendment Act of 2002। और 11th ड्यूटी क्या है? 11th ड्यूटी है हर पेरेंट या गार्जियन, हर पेरेंट या गार्जियन का ये ड्यूटी होगा, हर पेरेंट ये गार्जियन का ये ड्यूटी होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजें, यानी स्कूल भेजें, कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या भेजें? विद्यालय भेजें। अब सवाल यह उठता है कि सर, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्या इसको उल्लंघन करने के लिए, इसके उल्लंघन करने पर कोई सजा का प्रावधान है? क्या ये मतलब लागू कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा, संसद यानी पार्लियामेंट फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने के लिए इसके उल्लंघन के लिए दंड के प्रावधान संबंधित, इसके उल्लंघन के लिए दंड के प्रावधान संबंधित कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। यानी कि जो पार्लियामेंट है वो इस फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने के लिए, इसके उल्लंघन के लिए दंड के प्रावधान से संबंधित कानून को क्या करेगी? बनाएगी। कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी, संसद बनाएगी। अब सवाल उठता है, ये टोटल 11 ड्यूटीज हैं कौन कौन से? तो मैं अभी 11 ड्यूटी का एक पीडीएफ लगाऊंगा, मतलब एक इमेज लगा देता हूं। आप लोगों से क्या करिएगा? मेमोराइज करिएगा, हाँ। उसमें मैं आपको अभी दिखा देता हूं, सारा मैं एक बार पढ़ दूंगा। इसमें आपको रटना ही है, उसको क्या क्या है उसमें आपको मेमोराइज करना है, और सारे ड्यूटीज आपको मेमोराइज होने चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आपसे सवाल बनता है एक एक ड्यूटी से। मैं इसका एक इमेज लगा देता हूं, इसमें चित्र लगा देता हूं, और उसे आप लोग क्या करिएगा? याद करना है आपको। हाँ, फिर हम उसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, रुकिए मैं देख रहा हूं एक। मैं पीडीएफ ही देखता हूं, लगा दूं आप लोगों को। जस्ट वेट, यहां पर है, देखिए ये मैं ना पीडीएफ इसको मैं लगा देता हूं, है ना। आप लोग इसको मैं एक बार पढ़ देता हूं, फिर मैं ये पीडीएफ इसमें अटैच कर दूंगा, ठीक है। और हिंदी वाला भी मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा। क्या है? आर्टिकल 51 कैपिटल ए है, यहां पर आप पहले समझ लो, ठीक है। मैं हिंदी वाला पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा, आप इसे समझ लो। क्या आर्टिकल 51 कैपिटल ए कह रहा है? इट्स शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया ए। अब यहां पर देखिए ये कितना, आर्टिकल 51 कैपिटल ए का क्लाउज ए है। ये क्या कह रहा है? टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी कि जो हमारा संविधान है, उसके आइडियल्स हैं, उसके आदर्श हैं, उसके इंस्टीट्यूशंस, उसका सम्मान करें, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। दूसरा कह रहे टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो मतलब विचार हैं, उसको चेरिश करें, उसको फॉलो करें। उसी तरह यहाँ पर टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। इसी तरह आप देखिए यहां पर अगला है टू प्रमोट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक एक आपको मेमोराइज होना चाहिए ये। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी हार्मनी को बढ़ावा देना, भाईचारे को बढ़ावा देना। अमॉन्ग्स्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांससेंडिंग रिलीजन, यानी कि रिलीजन इसको पड़े छोड़कर,
भाषा के अंदर, जो रिलीजन के अंदर जो सेक्शनल डाइवर्सिटीज हैं, ये जो मतलब धार्मिक भाषाई जो विविधता है उसको छोड़ते हुए आपको क्या करना है, आपको हार्मनी और जो आपका कॉमन ब्रदरहुड का जो सेंस है उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बना है आपका, महिलाओं के प्रति जो ऐसी प्रथाएं हैं जो कि महिलाओं के मतलब अपमान करते हैं, महिलाओं का जो मतलब महिलाओं के को अपमान करते हैं, वैसे प्रथाओं को, वैसे प्रैक्टिसेस को क्या करना, समाप्त करना, उसको छोड़ना। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी जो हमारा जो कंपोजिट कल्चर है उसका जो मतलब रिच हेरिटेज है उसको क्या करना, उसको प्रिजर्व करना। इसके बाद क्या है देखिए, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। इसके बाद क्या है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, यानी कि जो लोक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करना और जो वायलेंस है, हिंसा से दूर रहना। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievements। और वही आर्टिकल 51K, ये 51 कैपिटल ए के, ये सारा 51 कैपिटल ए लगाना है। इसके बाद ये के है, क्या है, कह रहा हु इज द पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन as the case may be varied between the age of 6 to 14 years। बताया ना, जो 11th ड्यूटी है वो लिखा हुआ है यहां पर देखिए, 11th ड्यूटी जो है कब जोड़ा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। और बाकी जो आपका है यहां तक वो कैसे जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, तो ये क्या है, ड्यूटी है। मैं इसे हिंदी में भी अभी वो कर देता हूं, है ना, हिंदी में भी मैं आपको इसमें डाल दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। मैं अभी पीडीएफ लगा देता हूं इसमें। ठीक है, इसमें देख लीजिए प्रॉपर, अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो आप लोग डाउनलोड कर लेना खुद से, है ना। प्रॉपर इसमें नहीं दिख रहा है तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। क्या करना है आपको, डाउनलोड कैसे करना है मैं बता दे रहा हूं। यह डालना फंडामेंटल, ये कीवर्ड डाल देना इसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज पीडीएफ डाल लेना, है ना। इसको आपको खुद से लिखना है, याद भी करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ड्यूटीज पीडीएफ, जैसे ये डालेंगे इंग्लिश वाला आ जाएगा, हिंदी वाला करना है तो ऐसे हिंदी डाल दिया, है ना। यहां पर आपका इसको करिए, ये आपका हिंदी वाला आ गया, है ना। यहां से आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर सारा हिंदी में लिखा हुआ है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्श और संस्था और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमेशा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में जोड़े संजोए रखे। ये सब लिख लीजिएगा खुद से, लिखना है प्रॉपर नोट में। लेकिन देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज तो है, लेकिन आप मैक्सिमम ड्यूटीज देखिए, जो ड्यूटी होने चाहिए उन ड्यूटीज का वहां पर अब्सेंस है, वो ड्यूटी वहां पर मौजूद नहीं है। जैसे ड्यूटी होना चाहिए हर नागरिक क्या करे, टैक्स पे करे। ड्यूटी क्या है, जो भी वोटर्स हैं हर वोटर्स क्या करें, जाएं और क्या करें, चुनाव में हिस्सा लें, माने वोट करें, पार्टिसिपेट करें, वोटिंग करें, मतदान करें। मतदान करना हर मतलब क्या है, वो एक मौलिक कर्तव्य, ये जोड़ना चाहिए। हर नागरिक क्या करे, फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करे, जैसे कि हमारे देश का जो जनसंख्या है वो नियंत्रित रहे। ऐसे जो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में होने चाहिए, वो फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या है, अभाव है। तो इन ड्यूटीज को भी इसमें जोड़ना चाहिए कि हर नागरिक क्या करे, चुनाव में मतदान करे। हर नागरिक क्या करे, जो टैक्स पे करने के टैक्स के दायरे में आता है वो टैक्स को पे करे। हर नागरिक जो क्या करे, फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करे। ये सारे ड्यूटीज इसमें होने चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा, ये हमारा क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी था। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। तो इसके बाद जो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा
उसमें हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या उसके बीच में मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कौन पावरफुल है कौन पावरफुल नहीं है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग इसके नोट्स बनाइएगा और जो भी आपके इससे रिलेटेड डाउट्स होंगे, जो भी आपके इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगे, उसे हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। जो आपकी अगली क्लास होगी, आपको पता है आज कि आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी मंडे को। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में इसके आगे के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।